क्या तुमने कभी उस तूफान को महसूस किया है? वो तूफान जो तुम्हारे अंदर उठता है जब शब्द तीरों की तरह लगते हैं और एक साधारण सी बातचीत एक रणभूमि में बदल जाती है। जब तुम्हारा दिल इतनी जोर से धड़कता है कि उसकी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजती है और तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है। तुम कुछ कहना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से सिर्फ आग निकलती है या एक बर्फीली खामोशी। तुम अपनी ही भावनाओं के हाथों की कठपुतली बन जाते हो। एक पल में प्यार, अगले ही पल में गुस्सा, एक पल में जुड़ाव, अगले ही पल में अकेलापन। ये लहरें तुम्हें बहा कर ले जाती हैं और तुम किनारे पर पहुंचने के लिए छटपटाते रहते हो। हम सब वहां रहे हैं, उस बेबसी की जगह पर जहां हमें लगता है कि हमारे रिश्ते का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, या शायद हमारी अपनी अनियंत्रित भावनाओं के हाथ में। हम प्यार करते हैं, हम परवाह करते हैं, लेकिन फिर भी हम चोट पहुंचाते हैं। हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम दीवारें खड़ी कर देते। और फिर हम खुद से पूछते हैं, क्या यही है? क्या रिश्ते ऐसे ही होते हैं? एक कभी न खत्म होने वाला भावनात्मक उतार चढ़ाव? लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक और तरीका है? क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस तूफान के बीच में शांत खड़े रह सकते हो? तुम लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम जहाज को चलाना सीख सकते हो। तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हो, उनके गुलाम नहीं। यह भावनाओं को दबाने या खत्म करने के बारे में नहीं है। भावनाएं इंसान होने का सबूत हैं, वे ऊर्जा हैं। ये उस ऊर्जा को दिशा देने के बारे में है। उस ज्वालामुखी को एक विनाशकारी शक्ति बनने देने के बजाय उसकी ऊर्जा का उपयोग एक नया साम्राज्य बनाने के लिए करना, अपने भीतर का साम्राज्य। सोचो उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने सिर्फ स्टील का साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने अपने मन पर एक साम्राज्य बनाया था। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ एक कार असेंबली लाइन नहीं बनाई, उन्होंने असफलता के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को व्यवस्थित किया था। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल होने के बाद निराशा में नहीं डूबे, उन्होंने अपनी भावनाओं को एक अटूट विश्वास और दृढ़ता में बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी रचनाएं बाहर की दुनिया में नहीं थी, वे उनके भीतर थी। उन्होंने पहले अपने मन, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी भावनाओं की भट्टी में महारत हासिल की। और यही वह रहस्य है जो आज तुमसे और मुझसे बात कर रहा है। रिश्तों का सच यह है, तुम दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम उनकी बातों, उनके कार्यों, उनकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। एकमात्र चीज, एकमात्र शक्ति जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे अपने भीतर है, तुम्हारी प्रतिक्रिया में, तुम्हारी समझ में, तुम्हारे ठहराव में। ये यात्रा बाहर से शुरू नहीं होती, ये यहां से शुरू होती है, तुम्हारे अंदर। यह तुम्हारे मन के उस शांत कोने से शुरू होती है जहां तुम ये तय करते हो कि अब से तुम अपनी भावनात्मक दुनिया के शासक बनोगे। आज हम उस शक्ति को अनलॉक करने जा रहे हैं, हम उस कला को सीखने जा रहे हैं जिसे इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों ने चुपचाप अभ्यास किया। भावनात्मक कीमियागरी, अपने भीतर के शीशे को सोने में बदलने की कला। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह काम है, यह इरादा है, यह अनुशासन है। लेकिन यह वह काम है जो तुम्हें आजाद करेगा। यह तुम्हें वह प्यार, वह शांति, वह गहरा संबंध बनाने की शक्ति देगा जिसके लिए तुम हमेशा से तरसते रहे हो। तो एक गहरी सांस लो, अपने आसपास की दुनिया के शोर को बंद कर दो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो, अपने भीतर की दुनिया में, उस जगह पर जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी हुई है। पहला कदम यह समझना है कि तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। हाँ, एक बगीचा, और तुम उसके माली हो। हर विचार, हर विश्वास, हर धारणा जो तुम अपने मन में आने देते हो वह एक बीज की तरह है। कुछ बीज सुंदर फूलों और पौष्टिक फलों के पौधे उगाते हैं, दूसरे बीज जहरीले खरपतवार और कांटेदार झाड़ियां उगाते हैं। जब कोई कुछ ऐसा कहता है जिससे तुम्हें चोट पहुंचती है तो वह एक बीज फेंकने जैसा है। तुम कभी नहीं सुनते, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम पर्याप्त नहीं हो। ये बीज हैं। अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, तुम उस बीज को ले सकते हो, उसे अपनी उपजाऊ भावनात्मक मिट्टी में रोप सकते हो, उसे अपने गुस्से और अपनी असुरक्षा के पानी से सींच सकते हो और उसे एक विशाल कड़वे पेड़ में विकसित होने दे सकते हो जो तुम्हारे रिश्ते की धूप को रोक दे।
या तुम उस बीज को देख सकते हो, उसे पहचान सकते हो कि वह क्या है, सिर्फ एक विचार, शब्दों का एक झोंका, और उसे अपने बगीचे में जड़ें जमाने की अनुमति देने से इनकार कर सकते हो। यह तुम्हारी शक्ति है, चयन की शक्ति। नेपोलियन हिल ने इसे निश्चित उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहा, लेकिन यह सिर्फ करियर या पैसा बनाने के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे भावनात्मक जीवन पर भी उतना ही लागू होता है। तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारा निश्चित उद्देश्य क्या है? क्या तुम्हारा उद्देश्य हर बहस जीतना है, सही साबित होना है, दूसरे व्यक्ति को उनकी गलतियों का एहसास कराना है, या तुम्हारा उद्देश्य शांति, समझ, जुड़ाव और प्यार का एक अभयारण्य बनाना है? तुम्हें स्पष्ट रूप से चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं चुनते तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए चुन लेगा, जो पुराने घावों, पुरानी आदतों और गहरे बैठे डर से प्रोग्राम किया गया है। अपने रिश्ते के लिए एक विजन बनाओ, इसे अपने मन की आंखों से देखो, इसे महसूस करो। एक ऐसा घर देखो जहां हंसी गूंजती है, जहां असहमति का सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है, जहां कमजोरियों को स्वीकार किया जाता है, दंडित नहीं। एक ऐसी साझेदारी देखो जहां तुम दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाते हो, नीचे नहीं खींचते। ये तुम्हारा उत्तरी तारा है, ये तुम्हारा नक्शा है। जब भावनात्मक तूफान आता है, जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, तो तुम इस विजन को देखते हो। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक साथ, एक साझा लक्ष्य के लिए। और एक बार जब तुम्हारे पास ये विजन हो जाए, तो तुम्हें इसे अपने मन की मिट्टी में गहराई से रोपना होगा। यहीं पर आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन की शक्ति काम आती है। ये सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराना नहीं है, ये अपने अवचेतन मन को एक नई सच्चाई के साथ प्रोग्राम करना है। जब तुम सुबह उठते हो तो आईने में देखो और कहो, मैं शांत हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं प्यार से प्रतिक्रिया करता हूं। जब तुम रात को सोते हो तो अपने मन में अपने रिश्ते के आदर्श विजन को दोहराओ। इसे इतनी भावना और विश्वास के साथ महसूस करो कि तुम्हारा अवचेतन मन इसे एक आदेश के रूप में स्वीकार कर ले। तुम अपने मन के लिए एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हो। पुरानी स्क्रिप्ट जो कहती थी हमेशा लड़ो, हमेशा प्रतिक्रिया करो, को एक नई स्क्रिप्ट से बदला जा रहा है जो कहती है हमेशा समझो, हमेशा चुनो। यह रातों रात नहीं होगा। तुम्हारे बगीचे में सालों से खरपतवार उग रहे हैं, उन्हें उखाड़ने में समय और लगातार प्रयास लगेगा। कुछ दिन तुम थक जाओगे, कुछ दिन पुराने पैटर्न वापस आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना होगा। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकने का चुनाव करते हो, तो तुम एक खरपतवार को उखाड़ रहे हो और एक फूल लगा रहे हो। हर बार जब तुम आलोचना के बजाय सहानुभूति चुनते हो, तो तुम मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हो। याद रखो, अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध के बीच एक राष्ट्र को एक साथ रखा, न केवल राजनीतिक कौशल से, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की एक अविश्वसनीय क्षमता के साथ। उनके मंत्रिमंडल में उनके प्रतिद्वंद्वी थे, जिन्होंने उनका अपमान किया, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन लिंकन ने कभी भी अपनी नजरें बड़े पुरस्कार से नहीं हटाई, संघ का संरक्षण। उन्होंने व्यक्तिगत अपमानों को अपने निश्चित उद्देश्य के रास्ते में नहीं आने दिया। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारा संघ है। क्या तुम इसे व्यक्तिगत अहंकार और क्षणिक भावनाओं के लिए टूटने दोगे, या क्या तुम इसे एक साथ रखने के लिए अपने से ऊपर उठोगे? तुम्हारे मन का बगीचा तुम्हारा सबसे पवित्र स्थान है। इसकी रक्षा करो, इसका पोषण करो, इसे उद्देश्य के साथ विकसित करो, क्योंकि जो तुम अपने भीतर उगाते हो वही तुम्हारी बाहरी दुनिया की हकीकत बन जाता है। तुम्हारे रिश्ते उस बगीचे का प्रतिबिंब होंगे। उन्हें वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो, सुंदर, जीवंत और शांति से भरा हुआ। अब जब तुमने अपने मन का बगीचा तैयार कर लिया है, तो हमें भट्टी के पास चलना होगा, वह जगह जहां कच्ची भावनाएं पैदा होती हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, निराशा, ये भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे कच्चा लोहा हैं, वे ऊर्जा हैं और तुम लोहार हो। तुम्हारा काम इस कच्ची, गर्म, अराजक ऊर्जा को लेना है और इसे आकार देना है। इसे ताकत, उद्देश्य और सुंदरता की किसी चीज में बदलना है। यह कैसे होता है? यह एक पवित्र क्षण में होता है, एक क्षण जो इतना छोटा है कि हम अक्सर इसे चूक जाते हैं। यह उत्तेजना, स्टिमुलस और तुम्हारी प्रतिक्रिया
रिस्पॉन्स के बीच का स्थान है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, ये उत्तेजना है। और फिर एक बिजली की कौंध में तुम प्रतिक्रिया करते हो, लेकिन उस उत्तेजना और उस प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह है, एक ठहराव। यह ठहराव ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जगह है। यह वह जगह है जहां तुम्हारी स्वतंत्रता निहित है। यह वह जगह है जहां तुम गुलाम होने से मालिक बनने तक का सफर तय करते हो। जब तुम्हारा साथी कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हें ट्रिगर करता है, तो तुम्हारी सहज प्रवृत्ति तुरंत प्रतिक्रिया करने की होती है। बचाव करना, हमला करना, पीछे हटना, यह जानवरों की प्रवृत्ति है। लेकिन तुम एक जानवर नहीं हो, तुम एक सचेत निर्माता हो। अगली बार जब तुम उस गर्म चुभने वाली भावना को महसूस करो, तो बस 1 सेकंड के लिए रुको, सिर्फ 1 सेकंड सांस लो। उस 1 सेकंड के ठहराव में तुम खुद से पूछ सकते हो, मेरा निश्चित उद्देश्य क्या है, मेरा विजन क्या है? क्या मेरी तत्काल प्रतिक्रिया मुझे मेरे विजन के करीब ले जाएगी या इससे दूर? क्या यह शांति पैदा करेगा या युद्ध? क्या यह पुल बनाएगा या दीवारें? यह अनुशासन है। यह वह हथौड़ा है जो लोहार इस्तेमाल करता है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह एक प्रशिक्षण है। यह वह चुनने का कार्य है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, एक शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण संबंध, उस पर जो तुम अभी चाहते हो, अपने अहंकार को संतुष्ट करना। हर बार जब तुम उस ठहराव का उपयोग करते हो, तो तुम अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशियों का निर्माण कर रहे हो। पहली बार यह मुश्किल होगा, तुम्हारा पूरा अस्तित्व चीखना चाहेगा, लेकिन तुम रुकते हो, तुम सांस लेते हो, तुम चुनते हो। दूसरी बार यह थोड़ा आसान होगा। 100वीं बार यह तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। तुम अपनी भावनाओं की लहरों पर सर्फिंग कर रहे होगे, उनमें डूब नहीं रहे होगे। और उस ठहराव में तुम एक और शक्तिशाली उपकरण का उपयोग कर सकते हो, परिप्रेक्ष्य। जब हम भावना के बीच में होते हैं, तो हमारी दुनिया सिकुड़ जाती है। वह एक टिप्पणी, वह एक कार्य हमारे अस्तित्व का केंद्र बन जाता है। हम जंगल के लिए पेड़ों को नहीं देख सकते। ठहराव में एक कदम पीछे हटो, खुद से पूछो, क्या यह 1 साल बाद मायने रखेगा? 1 महीने बाद? 1 हफ्ते बाद भी? ज्यादातर समय जवाब नहीं होता है। हम उन छोटी छोटी बातों पर भावनात्मक गृहयुद्ध छेड़ते हैं जिन्हें हम कल तक भूल जाएंगे। वॉल्ट डिज्नी ने अपने जीवन में अनगिनत बाधाओं और विश्वासघातों का सामना किया। एक समय पर उन्होंने अपने पहले सफल चरित्र ओस्वाल्ड दी लकी रैबिट के अधिकार खो दिए। वह तबाह हो सकता था, वह कड़वा हो सकता था, वह हार मान सकता था, और निस्संदेह उसने उन सभी भावनाओं को महसूस किया। लेकिन उस भावनात्मक तूफान के बीच में उसने एक अलग प्रतिक्रिया चुनी। एक ट्रेन यात्रा पर घर वापस आते समय उसने एक नए चरित्र का स्केच बनाया, एक छोटा माउस, मिकी माउस। उसने अपनी निराशा की कच्ची ऊर्जा ली और उसे रचनात्मकता में बदल दिया। उसने विनाश की ऊर्जा को सृजन की ऊर्जा में बदल दिया। यह है भावनात्मक किमियागरी है। तुम भी यही कर सकते हो। जब तुम क्रोधित महसूस करते हो, तो क्या तुम उस ऊर्जा का उपयोग चिल्लाने के लिए कर सकते हो, या क्या तुम उसका उपयोग अपनी सीमाओं के बारे में दृढ़ता से लेकिन शांति से संवाद करने के लिए कर सकते हो? क्रोध अक्सर एक संकेत होता है कि एक सीमा का उल्लंघन किया गया है। इसका उपयोग एक हथियार के रूप में करने के बजाय इसे एक जीपीएस के रूप में उपयोग करो, जो तुम्हें दिखाता है कि कहां एक स्वस्थ बाड़ बनाने की आवश्यकता है। जब तुम भयभीत या असुरक्षित महसूस करते हो, तो क्या तुम उस ऊर्जा का उपयोग अपने साथी पर आरोप लगाने या उनसे चिपके रहने के लिए कर सकते हो, या क्या तुम उसका उपयोग अपनी भेद्यता को साझा करने के लिए कर सकते हो? मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगा, ये तुम कहां थे से कहीं अधिक शक्तिशाली और जोड़ने वाला है। ये आसान नहीं है। ये अपने सबसे कच्चे, सबसे आदिम हिस्सों का सामना करने जैसा है, लेकिन यह वह काम है जो महानता पैदा करता है, न केवल दुनिया में बल्कि तुम्हारे रिश्तों की अंतरंग दुनिया में भी। हर बातचीत एक अवसर है, अभ्यास करने का एक अवसर, अपने कौशल को निखारने का एक अवसर, लोहार बनने का एक अवसर। कुछ बहसें होंगी जहां तुम धातु को ज्यादा गर्म कर दोगे और वह टूट जाएगी, ठीक है?
धातु को वापस भट्टी में रखो, फिर से शुरू करो। माफी खुद के लिए और अपने साथी के लिए उस पानी की तरह है जिसमें लोहार गर्म स्टील को डुबोता है। ये इसे सख्त करता है, ये इसे मजबूत बनाता है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य पूर्णता नहीं है, लक्ष्य प्रगति है। हर बार जब तुम एक विनाशकारी प्रवृत्ति को एक रचनात्मक क्रिया में बदलते हो तो तुम सिर्फ एक लड़ाई जीतने से कहीं ज्यादा कर रहे हो। तुम एक ऐसा बंधन बना रहे हो जो अटूट है। तुम एक ऐसा प्यार बना रहे हो जो सिर्फ टिकता नहीं बल्कि फलता फूलता है। तुम कच्चे लोहे को फौलाद में बदल रहे हो, एक ऐसा फौलाद जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जब तुम अपने मन के बगीचे की देखभाल करना सीख जाते हो और जब तुम अपनी भावनाओं की भट्टी में महारत हासिल कर लेते हो तो तुम एक उच्च स्तर पर काम करना शुरू कर सकते हो। यह सिर्फ जीवित रहने या नुकसान को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह फलने फूलने के बारे में है। यह सक्रिय रूप से सुंदरता, जादू और गहरे संबंध बनाने के बारे में है। और यह दो शक्तिशाली शक्तियों के माध्यम से होता है, कृतज्ञता और लचीलापन। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहने से कहीं ज्यादा है। ये एक लेंस है, ये दुनिया को देखने का एक तरीका है, ये एक सचेत विकल्प है कि जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो सही है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हमारे दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर झुके हुए हैं। यह एक उत्तरजीविता तंत्र है। हम खतरों, समस्याओं, खामियों को खोजते हैं और रिश्तों में यह घातक हो सकता है। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारा साथी क्या नहीं करता है। वे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं, वे हमारी बात नहीं सुनते, वे उस तरह से प्यार का इजहार नहीं करते जैसा हम चाहते हैं। यह सूची अंतहीन हो सकती है और जितना अधिक हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उतना ही यह बढ़ता है। हम जो खोजते हैं हमें वही मिलता है। कृतज्ञता इस पैटर्न को तोड़ती है। यह तुम्हारे ध्यान को जानबूझकर पुनर्निर्देशित करने का कार्य है। आज, अभी रुको और सोचो, अपने साथी के बारे में 3 चीजें क्या हैं जिनके लिए तुम वास्तव में आभारी हो। शायद ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है जो तुम्हें हंसाता है। शायद ये तरीका है कि वे तुम्हें कॉफी बनाते हैं। शायद ये उनकी ताकत है जब तुम कमजोर महसूस करते हो। इसे छोटा होने दो, इसे बड़ा होने दो, लेकिन इसे वास्तविक होने दो। उस कृतज्ञता को महसूस करो, इसे अपने शरीर में महसूस करो। ये कैसा लगता है? ये गर्मजोशी, ये खुलापन, ये रिश्ते में ऑक्सीजन की तरह है। ये प्यार को सांस लेने के लिए जगह देता है। एक कृतज्ञता अभ्यास शुरू करो। हर दिन अपने साथी को एक बात बताओ जिसकी तुम सराहना करते हो, या इसे लिखो। मुद्दा यह है कि अपने दिमाग को अच्छाई की तलाश के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जब तुम अच्छाई की तलाश करते हो तो तुम और अधिक अच्छाई पैदा करते हो। जब तुम्हारा साथी सराहना महसूस करता है तो वे और अधिक सराहनीय चीजें करना चाहते हैं। ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाता है जो नकारात्मकता के सर्पिल को बदल देता है। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि समस्याएं मौजूद नहीं है। ये उन समस्याओं को ब्रह्मांड के केंद्र में रखने से इनकार करने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि हर रिश्ते में चुनौतियों के साथ साथ आशीर्वाद भी होते हैं और तुम ये चुनने जा रहे हो कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। और फिर है लचीलापन, रेजिलियंस। कोई भी रिश्ता चीज नहीं होता। तूफान आएंगे, दिल टूटेंगे, गलतियां होंगी। लचीलापन गिरने से बचने की क्षमता नहीं है, यह वापस उठने की क्षमता है। और न केवल वापस उठना बल्कि गिरने से पहले की तुलना में अधिक मजबूत और समझदार होकर उठना। जापानी संस्कृति में किंटसुगी नामक एक कला है। जब एक मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वे उसे फेंक नहीं देते। वे टुकड़ों को सावधानी से फिर से जोड़ते हैं और दरारों को सोने से भर देते हैं। उनका मानना है कि बर्तन अब और अधिक सुंदर है क्योंकि ये टूट गया था। इसकी दरारें इसकी कहानी का हिस्सा हैं, इसकी ताकत का सबूत है। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे किंटसुगी मास्टरपीस हो सकते हैं। हर असहमति, हर चोट एक दरार है। तुम उस दरार को तुम्हें अलग करने दे सकते हो या तुम उसे सोने से भर सकते हो। सहानुभूति का सोना, क्षमा का सोना और समझ का सोना। जब कोई संघर्ष होता है और तुम दोनों इसके माध्यम से काम करते हो तो तुम सिर्फ एक समस्या का समाधान नहीं कर रहे हो, तुम एक गहरा इतिहास बना रहे हो।
तुम एक दूसरे को दिखा रहे हो कि तुम तब भी रहोगे जब चीजें मुश्किल होंगी। तुम विश्वास का निर्माण कर रहे हो। वह विश्वास सोने से भी ज्यादा कीमती है। लचीलेपन के लिए साहस की आवश्यकता होती है। कमजोर होने का साहस, यह कहने का साहस मुझे खेद है, यह कहने का साहस मुझे चोट लगी है, यह सुनने का साहस जब तुम्हारा साथी तुम्हें बताता है कि तुमने उन्हें कैसे चोट पहुंचाई है बिना बचाव के। ये उन जोड़ों के बीच का अंतर है जो समय के साथ अलग हो जाते हैं और जो एक साथ बढ़ते हैं। जो अलग हो जाते हैं वे दरारों को बढ़ने देते हैं, जो एक साथ बढ़ते हैं वे उन्हें सोने से भर देते हैं। तो अपने रिश्ते को देखो, इसकी दरारें कहां हैं? तुम उन्हें कैसे भर सकते हो? क्या तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है? क्या तुम्हें सहानुभूति प्रदान करने की जरूरत है? क्या तुम्हें बस बैठकर सुनने की जरूरत है? यह तुम्हारा अंतिम साम्राज्य है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के साथ घर साझा करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जो बाहरी दुनिया की अराजकता से एक अभयारण्य है। एक ऐसी जगह जहां तुम दोनों देखे, सुने और प्यार किए जाते हो, तुम्हारी खामियों के बावजूद नहीं बल्कि उनके साथ। अंत में यह सब एक ही चीज पर आता है, एक विकल्प। तुम अभी इसी क्षण यह चुन सकते हो कि तुम अपने रिश्तों में कैसे दिखना चाहते हो। तुम अपनी भावनात्मक दुनिया के वास्तुकार बनने का विकल्प चुन सकते हो। यह कोई दूर का सपना या दार्शनिक आदर्श नहीं है। यह एक व्यावहारिक दैनिक अभ्यास है। यह तुम्हारे मन के बगीचे की देखभाल करने का अभ्यास है। जानबूझकर यह चुनना कि कौन से विचारों को जड़ लेने देना है। यह भट्टी में लोहार बनने का अभ्यास है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के उस पवित्र ठहराव को खोजना और अपनी भावनाओं की कच्ची ऊर्जा को ताकत में बदलना। यह किंसुकी के कलाकार बनने का अभ्यास है। कृतज्ञता और लचीलेपन के सोने के साथ अपने रिश्ते की दरारों को भरना, इसे हर चुनौती के साथ और अधिक सुंदर बनाना। तुमने अपने जीवन में जिन महान लोगों की प्रशंसा की है, वे नेता, वे आविष्कारक, वे कलाकार, उन्होंने बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी आंतरिक दुनिया को बदल दिया। उन्होंने समझा कि आत्म नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है, आत्म जागरूकता ही सच्ची बुद्धि है, और ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह हमेशा से रही है। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारी पुरानी आदतें लड़ेंगी, तुम्हारा अहंकार चीखेगा। ऐसे दिन होंगे जब तुम असफल होगे, लेकिन तुम फिर से उठोगे, तुम फिर से चुनोगे, क्योंकि तुम जो बना रहे हो वह किसी भी इमारत या कंपनी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम विश्वास बना रहे हो, तुम अंतरंगता बना रहे हो, तुम एक विरासत बना रहे हो। इस बात की विरासत कि तुमने दूसरों को कैसा महसूस कराया, तुमने प्यार कैसे किया। आज से हर बातचीत को एक अवसर के रूप में देखो, हर असहमति को एक सबक के रूप में देखो, हर भावना को एक संकेत के रूप में देखो। तुम दर्शक नहीं हो जो अपनी भावनात्मक कहानी को सामने आते हुए देख रहा है। तुम लेखक हो, तुम निर्देशक हो, तुम मुख्य पात्र हो। स्क्रिप्ट तुम्हारे हाथ में है। एक गहरी सांस लो और अपनी उत्कृष्ट कृति लिखना शुरू करो। ये बातचीत, ये यात्रा यहां समाप्त नहीं होती है। यह तो बस एक शुरुआत है। यह आत्म निपुणता का एक निरंतर मार्ग है, और इस मार्ग पर हमें याद दिलाने वालों, साथी यात्रियों और मार्गदर्शक प्रकाशों की आवश्यकता होती है। यदि आज इन शब्दों ने आपके भीतर किसी तार को छुआ है, यदि उन्होंने आपके मन में आत्म सुधार की एक चिंगारी जलाई है, तो मैं आपको इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ एक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से एक प्रतिबद्धता बना रहे हैं। यह प्रतिबद्धता कि आप अपने भीतर इस महत्वपूर्ण काम को जारी रखेंगे। यह प्रतिबद्धता कि आप अपनी चेतना के वास्तुकार बने रहेंगे। हमारा उद्देश्य उन विचारों को साझा करना है जो चुनौती देते हैं, जो प्रेरित करते हैं और जो आपको आपकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ें, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के आइकन पर क्लिक करें। यह सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, यह एक वादा है कि जब भी हम ज्ञान का एक नया दिया जलाएंगे तो उसकी रोशनी सीधे आप तक पहुंचेगी, जो आपको आपके चुने हुए मार्ग पर याद दिलाती रहेगी। यह उन लोगों का एक समुदाय है जो साधारण से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए समर्पित आत्माओं का एक मास्टरमाइंड। आपका स्वागत है। अब जाइए और अपनी कहानी को
जीना शुरू कीजिए।